नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका, जहां हम डेली की तरह आपके साथ आज भी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको जो यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की गई है और आप कोशिश करें कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप उसकी एक शॉर्ट नोट बना लें ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, लास्ट तक देखें और जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर वो कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है और उन्हें जो है ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट का जो वीडियोज है उनके एग्जाम्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह हम आज अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है जो आपके लाइफ में जो है वो एनर्जी भरने वाला है वो है, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। दैट मीन्स कि विलंब जो है वो आसान चीज़ों को और हार्ड बना देता है और हार्ड चीज़ों को और हार्डर बना देता है। यानी कि अगर आप किसी भी काम को करने में टाल मटोल कर रहे हो तो जो आसान चीज़ें हैं जिसे आसानी से आप कर सकते थे वो हार्ड हो जाएंगी और जो हार्ड चीज़ें हैं जिसे आपको करने में थोड़ा समय लगता वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि जो समय आपने निश्चित किया है किसी भी काम करने के लिए आप उसी समय पे उस काम को जो है वो कंप्लीट करें। जैसे बहुत ही फेमस दोहा है, हम और आप सभी ने बचपन से वो दोहा जो है वो सुनते आ रहे हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरिया करेगी कब। यानी कि जो कल करने वाला काम था उसे हम जो है आज कर लेते हैं। यानी जो कल हमने प्लानिंग किया है अगर हमारे पास वक्त है तो हम उस काम को जो है आज ही निपटा लेते हैं। और अगर आप काम को कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कभी भी प्रलय आ सकता है, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो आपके पास अगर सफिशिएंट वर्क है तो आप सफिशिएंट टाइम है तो आप उस टाइम में उस वर्क को जो है वो कंप्लीट जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो उसी तरह हमारा जो मोटिवेशनल कोट है उसका भी मतलब जो है वही है कि अगर आप जो है एक निश्चित समय पे किसी काम को जो है वो कंटिन्यूअस रखते हैं, करते हैं, जैसे हमने पढ़ाई के दौरान भी हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि हम कुछ चीज़ों को जो है वो टालते रहते हैं कि चलो एग्जाम्स टाइम में जो है पढ़ लेंगे, एग्जाम्स टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आसान चीज़ें होती है वो हार्ड हो जाती है और जो हार्ड चीज़ें होती है वो तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो इसी का जो है हम लोग आज जो है इस कोट को अपने लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हमें किसी भी चीज़ को काम आसान बनाना है या करना है या अपनी जिंदगी में सफल होना है तो हमें समय जो है वो जरूर जो है वो निश्चित करना होगा। ठीक है, अब हम उसी समय में उस काम को जो भी है वो करना भी होगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम अपने जो है डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का कौन सा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर is the theme of which important day celebrated recently। सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें, हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिन का विषय है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022, वर्ल्ड कैंसर डे 2022 यानी कि विश्व कैंसर दिवस 2022, नेशनल साइंस डे 2022 यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022, नेशनल सेफ्टी डे 2022 यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022। तो हम अपना जो है वो राइट आंसर देख लेते हैं कि ये जो थीम है वो कौन से इंपॉर्टेंट दिन का जो है वो थीम है जिसे अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये जो थीम है वो है नेशनल सेफ्टी डे 2022 का जो है ये विषय है यानी कि थीम है। अगर हम बात कर ले कि नेशनल सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाने का जो मेन हमारा गोल है, जो मेन हमारा मोटो है वो है कि अवेयरनेस क्रिएट करना किसके प्रति, कि हम अपने जो काम कर रहे हैं उसको जो है सेफली तरीके से करें, यानी हमारे काम में जो है वो सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखा जाए। उस चीज को अवेयरनेस करने के लिए बेसिकली हम जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को जो है वो हर साल जो है कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम लोग 4 मार्च को।
ठीक है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी डेट जो है वो याद रखना पड़ेगा। अब इसकी हम शुरुआत की बात कर लेते हैं कि इसको जो है वो कब शुरू किया गया था। तो इसको जो शुरू किया गया था वो 4 मार्च 1972 को जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था, यानी शुरू कर दिया गया था कि हम जो है 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाएंगे। इस दिन को मनाने का पर्पस तो मैंने आपको बताया ही, और इस दिन को जब ये डेट डिसाइड किया गया उस दिन एक जो है वो काउंसिल का भी जो है गठन किया गया, उसे बोला गया नेशनल सेफ्टी काउंसिल। क्या बोला गया? नेशनल सेफ्टी काउंसिल। इस जो है काउंसिल का मेन मोटो ये था कि इस काउंसिल को गठन करने का मेन हमारा एम ये है कि हम जो है कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कितना सेफ्टी है, इस चीज़ का जो है ये जो है मतलब ध्यान रखे, इस चीज़ का जो है एक तरह का इंस्पेक्शन ये करने वाला जो है ये काउंसिल है, ठीक है, कि ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे आज का सबसे पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डेट से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन है, तो हम कुछ इससे और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारी जो साइट है sarkaripareeksha.com वो आपके लिए एक जो है वो क्विज कॉन्टेस्ट ला रही है, ठीक है। ये क्विज जो है ये 5, 6 और 7 को ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। कब कब? 5, 6 और 7 को, यानी कि आज से ये क्विज जो है वो शुरू हो रहे हैं। अब आपको ये क्विज के बारे में और भी ज़्यादा जो है वो उत्सुकता हो रही होगी कि ये किस जो है चीज़ से रिलेटेड क्विज है, क्या है, इसमें कोई जो है वो प्राइज है भी रखे गए हैं। तो जी हाँ, ये जो मेनली जो क्विज है ये जो है अभी 8 मार्च को जो है वो जो है वुमेन्स डे है, उसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्विज हम लोगों ने जो है आपके लिए तैयार किए हैं। और अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, आप इस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, तो आप जरूर, अगर आप विनर होते हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है हमारे द्वारा जो है वो गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है वो 5, 6 और 7 को, यानी 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च को इस क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे, और इसका जो हमारा जो परिणाम निकलेगा यानी रिजल्ट निकलेगा वो 8 मार्च को निकलेगा, जिस दिन वुमेन्स डे है, ठीक है। तो इस दिन आपको जो है वो इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आप इस क्विज कॉन्टेस्ट में भाग ले। स्पेशली ये जो क्विज हम लोगों ने डिजाइन किया है वो वुमेन को जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए डिजाइन किया है, क्योंकि हमारे जो देश में है वो वुमेन जो है वो हर एक फील्ड सेक्टर में आगे बढ़ रही है, तो हमने भी उनके लिए है कुछ स्पेशल जो है करने का जो है वो ठान लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, और अगर आपको इसका जो है लिंक का आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका जो लिंक है, यानी इसमें पार्टिसिपेट करने का लिंक का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जो है वो लिंक सेलेक्ट करके आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करें ही, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है, अपने सखी जो भी आपकी सहेली है उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है एक्साइटिंग प्राइज जीतने का जो है मौका मिल सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सागर परिक्रमा प्रोग्राम हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। तो हम राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम रूपाला जी। इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, इस कार्यक्रम का नाम है सागर परिक्रमा। पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो हमारे देश के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के जो है ये यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि मिनिस्ट्री से भी सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, यानी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है सागर परिक्रमा, और इसका जो फर्स्ट फेज का जो अनाउंसमेंट किया गया है वो अनाउंसमेंट किया गया है यानी कि 5 मार्च से, यानी कि आज से, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो कहाँ से शुरुआत की गई है? इसकी जो शुरुआत की गई है वो गुजरात स्टेट से शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस कार्यक्रम की बात कर ले कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम क्या है, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम जिसकी उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने की है,
उसे जो है इसलिए किया गया है, तैयार किया गया है, यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि जो समुद्री जो मछुआरे होते हैं, जिनका मेन बिजनेस जो होता है वो मछली से संबंधित होता है, तो उसकी समस्या को जो है वो समाधान करने के लिए ये सागर परिक्रमा का जो है वो उद्घाटन किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो मछुआरे हैं वो जो है देश की जो है खाद्य सुरक्षा, या जो तटीय मछुआरे हैं, जो तट पे रहने वाले मछुआरे हैं, वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम से कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या उनका जो है हमारे जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है उन पर क्या असर पड़ता है, इन सब चीज़ों को जो है वो समस्या को समाधान करने के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सर्बानंद सोनोवाल भी दिख रहे हैं। ये हमारे देश के जो है ये यूनियन मिनिस्टर है, और आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे देश के ये यूनियन मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो सौंपी गई है। आप इसको जरूर फाइंड आउट करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुनील अग्रवाल, ऑप्शन बी BC पटनायक, ऑप्शन सी MR कुमार, ऑप्शन डी सिद्धार्थ मोहंती। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील अग्रवाल। जी, सुनील अग्रवाल को अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति की गई है उसकी जो अगर हम टर्म की बात करें तो 3 इयर्स के लिए की गई है, या 63 इयर्स की अगर इनकी एज कंप्लीट हो जाती है तो ये अपने पद से हट जाएंगे। यानी ड्यूरेशन जो रखा गया है वो 3 इयर्स या 63 इयर्स जो भी पहले कंप्लीट हो जाती है उस तक रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति जो है वो किनके जगह पे की गई है, तो इनकी जो नियुक्ति की गई है वो की गई है शुभांगी संजय सोमन की जगह पे। इससे पहले जो है वो शुभांगी संजय सुमन को जो है वो इस पद पे बने थे, यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी थे LIC के, और इनकी जगह जो है अभी हाल ही में सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और सुनील अग्रवाल की अगर बात करें तो ये एक ऐसे पर्सन है जो LIC में इससे पहले नहीं थे, और LIC के बाहर भी जो है किसी और जगह ये काम करते थे। जैसे अगर हम बात कर ले, इन्होंने जो इनका कुछ अनुभव रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी रहा है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये LIC में CFO के पद पे नियुक्त होने वाले ऐसे पहले पर्सन है जो LIC में इससे पहले जो है इनका कोई जो है वो कार्य यानी ड्यूरेशन यानी इनका कोई भी LIC में जो है अनुभव नहीं रहा है। तो ये पहले ऐसे अधिकारी बने हैं CFO के तौर पे जो LIC के बाहर से आए हुए हैं। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है, फॉर्मर फास्ट बॉलर अबे कुरुविला हैज बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI। पूर्व तेज गेंदबाज एबे कुरुविला को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के किस पद पर नियुक्त किया गया है? यहाँ पे पद की बात हो रही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, ऑप्शन बी सेक्रेटरी यानी कि सचिव के पद पर, ऑप्शन सी जनरल मैनेजर यानी कि महाप्रबंधक, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे पद की बात हो रही है कि BCCI के किस पद पे जो है वो एबे कुरुविला को नियुक्त किया गया है। आपको नाम याद रखना है, आपको उसका पद याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है जनरल मैनेजर। जी, एबे कुरुविला को जो है अभी हाल ही में जनरल मैनेजर के पद पे जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नियुक्त किया गया है। जी, इससे पहले एबे कुरुविला जो है वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी के जो है वो मेंबर थे, और इन्होंने जो है अभी हाल ही में धीरज मल्होत्रा की जगह ली है। धीरज मल्होत्रा जो कुछ महीने पहले जो है वो BCCI के जनरल मैनेजर के पद से इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। उनके जगह जो है एबे कुरुविला को जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एबे कुरुविला की बात कर ले तो ये मिड 19th सेंचुरी के जो है ये बहुत ही फेमस जो है ये पेस बॉलर है। ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में इस पद पे जो है वो सुशोभित किया गया है।
अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, तो ये हमारे देश में क्रिकेट के लिए ये एक गवर्निंग बॉडी है जो क्रिकेट के हर एक चीज़ों को जो है वो देख रेख करती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपके लिए जो है स्टैटिक इंफॉर्मेशन के रूप में काम कर सकती है कि इसके अभी जो प्रेसिडेंट के पद पे है वो कौन है, तो वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, बहुत ही फेमस जो है वो क्रिकेटर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप अगर बता सकते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें भी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई। ठीक है, और बीसीसीआई की जो स्थापना की गई थी वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1928 में की गई थी। दोस्तों ये सारे इंफॉर्मेशन को आप जरूर अच्छे से रिवीजन कर ले, क्योंकि इससे सवाल जो है आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए कुछ सवाल भी है जिनका जवाब आपको खुद देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। वो है कि सेक्रेटरी बीसीसीआई के कौन है और वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई के अभी कौन है। आपको जो है अगर क्रिकेट में रुचि है तो आप जरूर जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो आप फाइंड आउट करो और हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो हमारा जो आज का अगला सवाल है वो है स्वदेश दर्शन अवार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि रेल मंत्रालय। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अभी हाल ही में एक अवार्ड की घोषणा की गई है, उस अवार्ड का नाम है स्वदेश दर्शन। दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये अवार्ड देने का फैसला किया है, ये बेसिकली उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश या उन एजेंसियों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड देने का फैसला किया है जिन्होंने अपने देश को दूसरे देश में जो है वो फेमस करने के लिए काफ़ी जो है वो मतलब पर्यटन विभाग में जो है वो अच्छा खासा इन्होंने जो है वो कार्य किया हुआ है। तो उन्हीं कार्य के बेसिस पे जो है अभी हाल ही में पर्यटन जो है मंत्रालय द्वारा एक अवार्ड की घोषणा की गई है स्वदेश दर्शन, और ये अवार्ड उन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या एजेंसी को प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने पर्यटन विभाग में जो है यानी कि पर्यटन के फील्ड में जो है काफ़ी अच्छा जो है वो कार्य किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एज इट ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी श्रद्धा कपूर, ऑप्शन सी विद्या बालन, ऑप्शन डी कंगना रनौत। तो हम राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्या बालन। जी, हाल ही में विद्या बालन को जो है वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विस को जो है वो प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन को नियुक्त किया है। विद्या बालन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है जो शायद आप ना जानते हो कि विद्या बालन को जो है वो मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, यानी नेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उस मूवी का नाम है दी डर्टी पिक्चर। जी, इस मूवी के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और शायद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पद्मश्री से भी सम्मानित जो है वो अभिनेत्री है। किस फील्ड में? आर्ट्स के फील्ड में इन्हें यानी कि पद्मश्री भी दिया जा चुका है हमारे भारत सरकार के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन इनसे जुड़ी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपके लिए जो है वो एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है वो है ऑस्कर विनर एलन लैड जूनियर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज अ डैश। ऑस्कर विजेता एलन लैड जूनियर का हाल ही में निधन हो गया, वह एक डैश थे। आपको यहाँ पे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है दिया गया है, आपको यहाँ पे फिल करना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायरेक्टर यानी कि निर्देशक,
ऑप्शन बी एक्टर यानी कि अभिनेता, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता, ऑप्शन डी स्क्रिप्ट राइटर यानी कि पटकथा लेखक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्रोड्यूसर। जी, ये हॉलीवुड के बहुत फेमस जो है ये प्रोड्यूसर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और उनका नाम था एलन लैड जूनियर। जी, आपने शायद ये मूवी देखी होगी और जो यहाँ पे मैं मूवी बता रहा हूँ वो मूवी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के बीच में चर्चा में रही थी, स्टार वार्स। ये इस मूवी के प्रोड्यूसर रह चुके थे, ठीक है, यानी कि स्टार वार्स मूवी के प्रोड्यूसर एलन लैड जूनियर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें ऑस्कर जो है सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसे हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था उन्हें ये किस मूवी के लिए दिया गया था, वो मूवी का नाम है ब्रेव हार्ट, यानी कि इन्हें इस मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका था, ठीक है दोस्तों। तो ये हॉलीवुड के काफ़ी जाने माने और बहुत ही फेमस जो है ये प्रोड्यूसर थे। अगर हम बात करें कि 20th सेंचुरी प्रोडक्शन हाउस, यानी कि आप बहुत सारे मूवी देखते होंगे जिसमें शुरू में जो है प्रोडक्शन हाउस का यानी स्टूडियो का एक एडवर्टाइज आता है। तो ये जो स्टूडियो के 20th सेंचुरी प्रोडक्शन स्टूडियो है, उस स्टूडियोज के ये बॉस कहे जाते थे, यानी इस स्टूडियोज के अंदर जो भी मूवीज बनती थी वो ज़्यादातर इनके प्रोडक्शन में ही बनती थी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये ओबिटुअरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। हॉलीवुड के ये चर्चित जो है वो चेहरे थे, साथ ही साथ इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, साथ ही साथ इनकी कई सारी जो है वो फेमस मूवीज़ भी है जो हमारे बीच वो आ रखी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो हमारा अगला सवाल है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स द स्टेटस ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर अप्सपा हैज बीन एक्सटेंडेड इन असम। असम में कितने महीनों के लिए अप्सपा के तहत असम क्षेत्र का दर्जा बढ़ाया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने, ऑप्शन बी 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने, ऑप्शन सी 9 मंथ्स यानी कि 9 महीने, ऑप्शन डी 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यानी कि 6 महीने। जी, 6 महीनों के लिए, यानी फिर से और 6 महीनों के लिए जो है वो असम में जो है अप्सपा को बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली में अप्सपा क्या होता है, ये एक ऐसा कानून होता है जो किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को अच्छे से व्यू करने के बाद उस राज्य में जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात कर देते हैं। यानी ये राज्य ऐसा राज्य होता है जहाँ पे काफ़ी सारी घटनाएं हो रखी होती है, ये विवादित होती है, जहाँ पे कई सारे जो है वो पब्लिक पे हमले हुए रहते हैं, लूट कांड हुए रहते हैं। तो उस राज्य में जो है वो खासकर प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अप्सपा लागू कर दिया जाता है। अगर हम बात असम की करें तो असम में जो है अप्सपा जो है वो 1990 से जो है शुरू किया गया था और इसे जो है वो डेट बाय डेट जो है वो बढ़ाया चला जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो है वो फिर से जो है 6 महीनों के लिए जो है वहाँ पे अप्सपा को बढ़ा दिया गया है, यानी कि उसे असम क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको शायद ये पता होना चाहिए कि अप्सपा जो है वो हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है उसके 7 स्टेट्स में जो है वो लगा दिए गए हैं, यानी लागू हो चुके हैं लगभग सभी स्टेट्स में जो 7 स्टेट्स हैं। और आपको शायद ये भी बात जो है वो शायद मालूम ना हो या मालूम हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990 में जो है इन 7 स्टेट्स के अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर में भी जो है अप्सपा को लागू एक बार किया गया है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगर वहाँ पे जो है जो है वहाँ पे विवाद होता है या अशांत वो क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहां पे ये कानून को लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं
कि हमारी जो है नेक्स्ट लाइव क्लास जो है, जो कि सैटरडे को 11 बजे शुरू होने वाली है, और ये जो लाइव क्लास होगी ये आपके एग्जाम्स के टॉप 25 जो है स्टैटिक जनरल नॉलेज पे बेस होगी। तो आप इस लाइव क्लास को 11 बजे सुबह जरूर ज्वाइन करें, और इस लाइव क्लास में जो है वो ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं स्टैटिक से रिलेटेड। तो आप इस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें और उस क्वेश्चन को जो है वो अपने इंफॉर्मेशन की जो डायरेक्टरी है उसमें ऐड करें, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है। Which space agency has launched an advanced satellite GOES-T to monitor climate? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जलवायु की निगरानी के लिए एक उन्नत उपग्रह GOES-T का प्रक्षेपण किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी CNSA या ऑप्शन डी ESA। राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नासा। जी, नासा के द्वारा जो है वो जलवायु की निगरानी के लिए एक उपग्रह यानी कि GOES-T का प्रक्षेपण किया गया। ये जो उपग्रह है ये बेसिकली नासा के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है, और ये यूनाइटेड स्टेट और पैसिफिक ओशियन के ऊपर जो है ये जलवायु की निगरानी करेगा। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वायरमेंट में जो हजार्डस की कंडीशन हो रही है या जो पैसिफिक ओशियन में जो है वो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसकी निगरानी के लिए इस उपग्रह को जो है वो प्रक्षेपण किया गया है नासा के द्वारा। अब हम बात कर ले कि ये उपग्रह जब अपने ऑर्बिट में जो है वो फिक्स हो जाएंगे, जब अपने ऑर्बिट में ये पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जब सेटल हो जाएंगे, तो GOES-T को ये नासा ने GOES-18 नाम देने का जो है वो अनाउंसमेंट किया है कि जब ये अपने ऑर्बिट में जो है फिक्स हो जाएंगे तो इस सैटेलाइट को GOES-T ना बल्कि GOES-18 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इस सैटेलाइट का जो यूज किया जा रहा है वो नासा के NOAA, अब आपको जो है वो शायद नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस सैटेलाइट को जो है वो यूज किया जाएगा। और इस सैटेलाइट का जो यूज होगा बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और पैसिफिक ओशियन के लिए किया जाएगा। NOAA यूनाइटेड स्टेट की एक ऐसी एजेंसी है जो वेदर को फोरकास्ट करती है या ओशियनिक जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसकी मॉनिटर करती है, ठीक है। तो उसी के द्वारा इस सैटेलाइट को यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी सवाल। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए वो है कि हमारी संडे के जो है वो एक बहुत ही एनालिसिस यानी कि इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। वो है NSE स्कैम, यानी कि ये वीडियो जो है वो इस NSE स्कैम के बारे में डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप इस स्कैम के बारे में नहीं जान रहे हैं कि ये स्कैम क्या है, किस पे आधारित है या इसमें किनके किनके नाम शामिल है, तो संडे को ये हमारी वीडियोज आने वाली है। आप इस वीडियोज को जो है वो ज़रूर देखें, कोशिश ज़रूर करें कि इस वीडियोज को कंप्लीट करें ताकि इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है वो छूटे ना, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की ओर। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड बैंक इंडिया डायरेक्टर जुनैद कमाल अहमद हैज बीन नेम्ड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ विच इंटरनेशनल एजेंसी। विश्व बैंक भारत के निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, या ऑप्शन डी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। तो हम अपना जो है राइट आंसर देख लेते हैं, और हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जी, हाल ही में विश्व बैंक के भारत के जो निदेशक हैं यानी कि जुनैद कमाल अहमद, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी। जी, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस उच्च पद पे जो है वो बनने वाले ये दूसरे बांग्लादेशी है, यानी कि इससे पहले फैज चौधरी जो है वो पहले बांग्लादेशी है जो इस पद को जो है सुशोभित किया है इन्होंने, ठीक है। यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में फैज चौधरी पहले बांग्लादेशी पर्सन है जिन्होंने जिन्हें इस पद पे नियुक्त किया गया है। और दूसरे जो बांग्लादेशी पर्सन है वो है जुनैद कमाल अहमद, जो इससे पहले इस पद पे नियुक्त होने से पहले क्या थे, यानी कि भारत जो विश्व बैंक के जो भारत के निदेशक ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज। अगर आप इनसे जुड़ी और भी अधिक जानकारी जो है वो लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर्स या कैटेगरी वाइज भी न्यूज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, हम आपको वहाँ भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने यारों या अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, और जो मैंने आपसे पूछा है उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, या आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।